तुम्हें ये सिंबल का मतलब समझ में आ रहा है? ऐसे समेशन सिंबल जैसे ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई, आई इज़ फ्रॉम लेट्स से 5 से 6, तो इसका मतलब होगा कि ऑपरेटर, ये समेशन ऑपरेटर है। तो ये कैसे खुलेगा? ये हमें समेशन ऑपरेटर आई पे लगाना, एक्स पे लगाना है, जिसकी काउंटिंग आई से शुरू होगी, आई काउंट कर रहा है उसे। तो ये हो जाएगा एक्स, कहाँ से काउंट करना है? 5 से लेके 6 तक, तो x5 प्लस x6 ऐसे लिखा हुआ है। हाँ, नीचे वाली से स्टार्ट हुआ, जैसे ऐसे लिखा हुआ है समेशन ऑफ लेट्स से एक्स आई वेरीज फ्रॉम 0 to 7। तो इसका मतलब कुछ नहीं, x0 प्लस x1 प्लस x2 x7 तक ऐड कर देना है, 8 वैल्यूज होंगी। और ऐसे लिखा हुआ है समेशन एक्स एन बिलोंग्स टू 1 से लेके इन्फिनिटी। तो इसका क्या मतलब है? ऐसे जोड़ते जाओ, x1 प्लस x2 प्लस x3 एंड सो ऑन, है ना। आखिरी नंबर तो लिख ही नहीं पाएंगे, तो इन्फिनिटी तक चलते रहेंगे। तो समेशन ऑपरेटर का बस यही मतलब है। एक प्रोडक्ट ऑपरेटर भी होता है। ऐसा सिंबल होता है, पाई सरी का सिंबल होता है उसका, पाई जैसा सिंबल। यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है एक्स आई, आई गोज़ फ्रॉम कुछ भी 1 से लेके 5। तो इसका मतलब है जो भी चीज़ें होंगी वो मल्टीप्लिकेशन में आएंगी। वो समेशन वाला था, हाँ, हो जाएगा x1 इंटू x2, फिर समझ चलते मल्टीप्लिकेशन टिल लास्ट नंबर x5। तो एल्जेब्रिक है। सेट में भी यूनियन ऑपरेटर होता है, बहुत सारी यूनियन हो जाए अगर तो। ये यूनियन ऑपरेटर है। यूनियन ऑपरेटर मतलब कि अगर हमने इस पे यूनियन ऑपरेशन लगा दिया ए एक्स पे, एक्स की वैल्यू 1 से 7 जा रही है, तो इट विल बी A1 यूनियन A2 यूनियन चलते चलते यूनियन लास्ट वाले तक। ये सेट है, ये नंबर नहीं है ना, ये वैल्यूज, ये सब सेट है। तो बड़ी बड़ी सीरीज़ को श्रिंक करके लिखने में सहायता मिलती है, इसलिए इनको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन लिखो, इफ ABCD आर इन GP, ABCD आर इन GP, then prove that A square minus B square, B square minus C square and C square minus D square are also in GP.
4 नंबर्स AP में दिए हुए हैं ABCD, और हमें AP में नहीं सॉरी GP में, और ये प्रूफ करना है कि ये पहला A² - B², फिर B² - C² और D² GP में है। तो इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है हमें, ये GP में है, इसका क्या मतलब, इनका रेशो प्रोपोर्शनल होगा। तो इसका मतलब हम इस चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, B/A = C/B = D/C, B/A = C/D = D/C। इसको कुछ अगर ज़रूरत पड़ी इस रेशो को सॉर्ट करके लिखने की, तो वी कैन राइट लेट्स से R, और R को एलिमिनेट कर देंगे। और प्रूफ क्या करना है हमें, ये तो हमारे पास गिवन सिचुएशन है, और हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ कि इन का स्क्वायर बीच वाले का, मतलब प्रूफ ये करना दिस बाय दिस इक्वल्स टू दिस बाय दिस। तो वी हैव टू प्रूव B² - C² डिवाइडेड बाय A² - B² इक्वल्स टू C² - D² अपॉन B² - C²। तो कुल मिला के ये फास्ट फॉरवर्ड करके हमें ऐसे याद रख लेना है, क्योंकि अब 3 ही दिए हुए हैं, तो बीच वाले का स्क्वायर ठोकना है। तो B² - C² का होल स्क्वायर इक्वल टू बाकी दो साइड्स वालों का प्रोडक्ट A² - B² मल्टीप्लाइड बाय C² - D²। तो अब यहाँ पे हम B को A के टर्म्स में लिख सकते हैं, B कैन बी रिटन एज A × R। सिमिलरली C को B के टर्म्स में लिख सकते हैं, D को C के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो देखना, यहाँ तक पहुँच जाओ, यहाँ तक पहुँच जाओ। यहाँ तक पहुँचने के बाद हम स्ट्रक्चर समझने की कोशिश करो। B को C में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो एक रेशो यहाँ से निकल के आ जाएगा R। A को B के टर्म्स में कर सकते हैं, C को D के टर्म्स में कर सकते हैं, तो R के टर्म्स में सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, B को लिख लेते हैं A × R, ठीक है, B = A × R, C = B × R और D = C × R। अब जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रही है वहाँ वहाँ उठा के रख देते हैं। तो B² C² को कन्वर्ट कर लिया, तो C को लिख सकते हैं B² R²। तो दिस कैन बी रिटन एज B² - B² R² इक्वल्स टू, यहाँ पे कर सकते हैं A² माइनस B इज नथिंग बट AR, तो A² R²। और यहाँ पे कर सकते हैं C² माइनस D को लिख सकते हैं क्या, C² R²। यहाँ तक समझ में आया? बस अब तो तुम्हें आ ही रहा होगा करना क्या है। अब यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, देखना B² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे A² कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे C² कॉमन आ जाएगा। बच्चे का क्या बचेगा वो लिखते हैं यहाँ पे, B² कॉमन लिया तो वो बन गया 1 - R², ठीक है। यहाँ पे A² कॉमन लिया, एक मिनट, इसका होल स्क्वायर है, तो ये होल स्क्वायर, तो ये पावर 4 पहुँचेगा और ये स्क्वायर पहुँचेगा। A² लिया तो यहाँ पे लिखा 1 - R², और वहाँ C² लिया तो यहाँ पे लिखा 1 - R²। देखो 1 - R² के 2 पावर हैं यहाँ पर, और यहाँ पे 1 और 1 2 हैं, तो कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया यहाँ पे, इसकी 2 पावर से ये 1 और 2। तो यहाँ पे क्या हुआ, B⁴ इक्वल्स टू AC का होल स्क्वायर, अंडर रूट ले लिया एक बार, B⁴ इधर होल स्क्वायर था, B² कॉमन निकला, तो अब बाहर निकल गया अगर, तो उसकी पावर पे भी 2 चढ़ेगा, तो उसके पे भी 2 चढ़ा, तो ओवरऑल पावर 4 हो गई उसकी। तो इसका अंडर रूट कर लिया इसका, तो इसका अंडर रूट किया तो इट इज़ B² इक्वल्स टू AC। तो ये सही बात है, दिस वी कैन यूज, वी कुड हैव यूज दिस, क्योंकि इट इज़ गिवन इन्फॉर्मेशन। तो हैंस प्रूव्ड B² इक्वल्स टू AC। root A की power 4 equals to AC।
कहाँ पे ये वाला, ये कैसे लिख दिया? कुछ नहीं, ये इस स्टेप से लिख दिया, क्योंकि देखना यहाँ पे 1 माइनस आर का होल स्क्वायर है, 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी 1 माइनस आर का होल स्क्वायर, एक पावर यहाँ और एक यहाँ, तो इसलिए ए स्क्वायर सी स्क्वायर, तो कॉमन लेके वो स्क्वायर में लिख दिया, अंडर रूट कर लिया तो यहाँ बी स्क्वायर बचा, तो ए सी स्क्वायर का अंडर रूट कर लिया तो ए सी बचा। क्या क्या? तीन टर्म में तो मिडिल का स्क्वायर किया और बराबर कर दिया उसको आजू बाजू के दो वालों से। जैसे यहाँ पे तो 3 नहीं थी, तो यहाँ पे कुछ नहीं, बी सी इज इक्वल्स टू सी डी ए कर लेते हैं, और अदरवाइज ये तो कर ही सकते हैं सिंपल बी बाय। अच्छा, इस इक्वेशन में ये क्यों इस क्वेश्चन में यही क्यों ऐसे उलझाना पड़ा? क्योंकि हमें यहाँ पे टर्म को उनके टर्म्स में बनानी थी, और वही एक रास्ता था बनाने का, इसलिए। तो ये क्वेश्चन करते हैं एक, तो देखो, फाइंड द नेचुरल नंबर ए फॉर विच समेशन के इज इक्वल्स टू 1 से n एफ ऑफ ए प्लस के इज इक्वल्स टू 16 इंटू 2 टू द पावर n माइनस 1 वेयर द फंक्शन f satisfies f of x plus y is equals to f of x multiplied by f of y for all natural numbers। क्या हुआ? हाँ, कहाँ लिखा a निकालना? अभी बस फाइंड नेचुरल नंबर a, हाँ सही है, फाइंड नेचुरल नंबर a, ये a निकालना, ये फाइंड नेचुरल नंबर a फॉर विच दिस फंक्शन सेटिस्फाइज फॉर ऑल एक्स वाई एंड फर्दर गिवन दैट f of 1 is equals to 2, so given that f of 1 is equals to 2,
देखो इसमें ये बस सिम्बॉलिज़्म का चक्कर है, अगर सिम्बॉलिज़्म समझ गए तो अपन आसानी समझ जाएंगे सब चीज़ें। देखो ये एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, तो क्या मतलब है इसका कि कोई फंक्शन अगर एक्स और वाई दो वेरिएबल का है इस तरीके से एक्स प्लस वाई में, तो उसका मतलब है कि एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई हो जाएगा। जैसे एग्जांपल की तरह समझो इसको कि मान लो सपोज हमने ऐसा लिखा है फंक्शन ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, तो अब किस फॉर्मूले में खुलेगा वो खुलेगा एफ ऑफ एक्स यानी कि पहले वाले का एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय फंक्शन ऑफ ई की पावर एक्स। तो ऐसा होता नहीं है, क्वेश्चन में दिया है कि मान के चलो ये दिस सेटिस्फाई, एफ इसको सेटिस्फाई करता है, मतलब हम इसका यूज़ कर सकते हैं उसको कुछ ऑपरेट करने में। और हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा उद्देश्य है इस ए की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ये समझ में आ रहा है, बस इतना समझो। अभी अब सॉल्व कैसे करेंगे ये तो तुम्हें 2-4 बार देखना पड़ेगा। तो अभी अपना मकसद क्लियर होगा, क्वेश्चन पढ़ के क्या समझा हमने, क्वेश्चन पढ़ के समझा कि ये एफ ऑफ ए इसमें से ए की वैल्यू फाइंड करनी है और ये ऑपरेशन को फॉलो करता है वो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ ऑफ, मतलब इसका यूज़ कर सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हैं कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 के बराबर है। अगर यहाँ पे 1 आ जाए किसी तरीके से तो इस साइड 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इनको सबको ध्यान में रखते हुए अपन शुरू करते हैं। क्योंकि एफ ऑफ ए प्लस के दिया हुआ है, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ के, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि वो ऑपरेशन लगा दिया हमने। और यहाँ पे समेशन है, के की वैल्यू दौड़ रही है 1 से लेके n तक। इसको अपन को प्रूफ कुछ नहीं करना है, मतलब इसके बराबर है वो दिया हुआ है, ए की वैल्यू निचोड़नी है बस किसी तरीके से। तो अब इस सिम्बॉलिज्म को समझो, बस इसको अपन फाइनली आगे यूज़ करेंगे। सिम्बॉलिज्म को समझो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एफ ऑफ ए क्या होगा, एफ ऑफ ए कुछ वैल्यू होगी कैसी, जैसे एफ ऑफ 1 2 है, ऐसे ही एफ ऑफ 2 कुछ होगा, कुछ वैल्यू होगी 5 या 10, ऐसे ही एफ ऑफ ए भी कुछ वैल्यू होगी। तो इट इज़ नथिंग बट ए कांस्टेंट नंबर है ये, लेट्स से k1। तो अगर अपन ऑपरेटर लगाने जाएंगे तो ए पे तो नहीं लगेगा वो, ये तो कांस्टेंट नंबर है, किस पे लगेगा वो, के पे लगेगा। तो इसको एफ ऑफ ए बाहर लेके लिख सकते हैं। अगर ये नहीं समझ में आया तो ना मैं इसको 1 सेकंड में एक्सप्लेन करूँगा। समेशन एफ ऑफ के इक्वल्स टू 1 से लेके n, ये बाहर कैसे लिख लिया हमने, ये समझ कांस्टेंट को बाहर। तो सिंपल सी चीज़ है, एक बार बस 1 सेकंड के लिए। तो ऐसे लिखा हुआ है, मान लो 3x1 प्लस 3x2 प्लस 3x3 प्लस ऐसे लिखा हुआ है। तो 3 कॉमन ले सकते हैं, x1 प्लस x2 एंड चलते xn जितना भी है। तो समेशन ऑपरेटर है, इस पर लिखा हुआ है, तो हम समेशन ऑपरेटर को 3 कॉमन लेके लिख सकते हैं। ये समेशन ही तो लिखा हुआ है ये, तो इसलिए याद रखना समेशन ऑपरेटर के बाहर आ जाता है कांस्टेंट। अब ये ऑपरेटर इस पे लग गया, अब ये n तक दौड़ रहा है, तो देखना ऐसा आएगा ये f1 प्लस f2 एंड सो ऑन टिल fn। तुम्हें लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखो बस, ये तो मैंने तुम्हारे दिमाग में पिक्चर बन जाए इसलिए लिख दिया, ये लिखना नहीं है अभी। अभी ज़रा और सॉर्ट कर लो, एग्ज़ाम में भी नहीं लिखना, इतना बड़ा लिखेंगे थोड़ी। तो देखो ऐसे मन में बनाना है बस पिक्चर पहले कि ये f1 की वैल्यू तो हमें मालूम है, f1 इज गिवन इज 2, लेकिन ये f2 नहीं मालूम, ये सब नहीं मालूम। तो देखते हैं कुछ हासिल कर पाते हैं क्या जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उससे। एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज़ कितना था, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ वाई, और इसमें से हमें 1 माना है, 1 पता है, 1 की वैल्यू पे पता है कि वैल्यू 2 आ रही है, एफ ऑफ 1 2 पता है। तो लेट्स से हम इसको 1 रख देते हैं, ठीक है, और इसको भी 1 रख देते हैं। तो दोनों को 1 रख दिया, तो यहाँ पे भी एफ ऑफ 1 बन के आएगा, ये भी 1 है, तो एफ ऑफ 2 जनरेट हो जाएगा इधर से, एफ ऑफ 1 प्लस 1 2, और यहाँ पे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 1 की वैल्यू मालूम है हमें 2 इंटू 2, तो एफ ऑफ 2 आ गया हमारे पास। एफ ऑफ 2 कितना आ गया 4,
तो अब तुम्हें समझ में आ रहा है हम ऐसे कैटास्ट्रॉफी के लिए सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो देखो कुछ ऐसे 16 तक तो निकालेंगे नहीं वहाँ पे, लेकिन समझने के लिए अभी बस f(3) भी निकाल लेते हैं। तो f(3) कैसे निकालेंगे? f(3) कैन बी रिटर्न एज 2 + 1, 2 + 1 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इट इज़ f(2) मल्टीप्लाइड बाई f(1). तो ये कितना हो जाएगा? 4 × 2 इंटू है ये, तो 4 × 2 कितना हो गया ये? 8। और फिर f(4) भी आ जाएगा। तो अब देखो पैटर्न बनाओ, f(2) × f(1) कैसे? क्योंकि 3 को क्या लिख सकते हैं हम? 3 को लिख सकते हैं 2 + 1। और यहाँ पे हमें क्या फॉर्मूला यूज़ करने के लिए कहा गया है? f(x + y) इज़ गिवन एज f(x) मल्टीप्लाइड बाई f(y), इसलिए। तो f(4) इज इक्वल्स टू, नेक्स्ट अपन लिखेंगे, क्या लिखेंगे? 8 × 2 16। ये समझ में आ रहा है? अगला f(5) क्या लिखेंगे? जो भी प्रीवियस वाला था मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 16 × 2 32। तो ऐसे लिखते जाएंगे। तो अब देखो ये क्या बन रहा है? ये GP तो बन रहा है कि f(1) की वैल्यू 2 है, f(2) की वैल्यू 4 है, f(3) की वैल्यू 8 है, f अगले की वैल्यू 16 है, फिर 32 है। तो ये GP बन रहा है। इट इज़ अ GP। GP का जो पहली टर्म है वो A है, और कॉमन रेशो 2 के बराबर है। कॉमन रेशो भी 2 के बराबर है। 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है सब में, देखो 2 के बाद 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो 2 का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है। कॉमन रेशो भी 2 है। तो इसका मतलब ये समेशन ऑफ GP है ना। ये तुम्हें एक बार रिपीट में देखना पड़ेगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार तुम्हें रिपीट में भी देखना पड़ेगा, टेंशन मत लो। तो अभी तक अपन इतना रिवाइज करते कर क्या रहे? वापस आ गए कहानी पर कि हमें ये लिखना है यहाँ पे ऑपरेटर में। तो दिस इज़ नथिंग बट GP का सम, क्योंकि वो GP बन गई है 2 + 4 + 8 + समथिंग। इसकी जगह अपन GP के सम का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सम ऑफ GP टू द n टर्म्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है, बताओ, याद है किसी को? ये तो याद कर लो, A r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1। तो ये GP के सम का फॉर्मूला है। तो बस ये उठा के लगा देना है यहाँ पे इसकी जगह। तो नेक्स्ट स्टेप में इट इज़ लाइक f ऑफ A, और A, अच्छा A को क्या लिखें अपन? 2 लिखें वहाँ से, 2 r⁻n 2 to the power n - 1 डिवाइडेड बाई r-1। तो ये डिवाइडेड बाई r-1, r की 2 वैल्यू 2 है, तो 2 - 1 इज़ 1। सो दिस इज इक्वल टू दिस थिंग 16 2 to the power n - 1। तो अब यहाँ से समझ में आ रहा है कि ये 2 to the power n - 1 और 2 to the power n - 1 तो सेम है, कट जाएगा। बचा क्या? 2 × f of A इज इक्वल्स टू 16। 2 × f of A इज इक्वल्स टू 16। तो बस अब ज़रा मिटा दिया जाए, कुछ यहाँ से मिटा दूँ ये। टू f of A इज इक्वल्स टू 16। तो f of A की वैल्यू आ गई 16/2, दैट इज़ 8। तो A क्या हुआ? तो 8 आया था, देखो A की वैल्यू यहाँ पे तीसरी थी तब 8 आ रहा था, तो A की वैल्यू 3 होगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या था? ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि हमें ऑपरेटर समेशन की डेफिनेशन थोड़ा अच्छे से खोलना वगैरह आ जाए तो हम कर लेंगे।
देखो नेक्स्ट, इफ़ एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव इंटीजर्स, if x y z are positive integers, then value of expression x plus y, y plus z, and z plus x is equals to 8 into xyz, b greater than 8 into xyz, and c less than 8 into xyz, and d is equals to 4 xyz. एक्स वाई जेड इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स है, और x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई प्लस जेड मल्टीप्लाइड बाई जेड प्लस एक्स, इनकी वैल्यू पे हमें कमेंट करना है। जैसे पहले ऑप्शन में दिया हुआ है कि इसकी वैल्यू इसके बराबर है, एग्जैक्टली इज इक्वल्स टू 8 एक्स वाई जेड। दूसरे में लिखा हुआ है ग्रेटर देन एक्स, मतलब कि एक्स वाई जेड से बड़ी है, 8 एक्स वाई जेड से बड़ी है। यहाँ पे लिखा हुआ लेस देन, मतलब वो वैल्यू लेस देन 8 एक्स वाई जेड है, और इक्वल टू 4 एक्स वाई जेड। तो मतलब हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। ये समझ आ रहा है? ए पी जी पी कुछ नहीं दिया है, वो सब हमें खुद सोचना है, ए पी है जी पी है क्या है। देखो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट तुम्हारे दिमाग में कूदेगा कि क्वेश्चन में इक्वल टू है, तो फिर तो वो खोल के लिख देंगे हम, तो इक्वल टू वाला तो आ ही जाएगा, उससे तो ऊपर ही उठ जाएंगे। और जो कि नहीं आ रहा है, ऐसा देख के ही चल लो तुम कि अगर इसको खोलोगे ना तुम तो थर्ड ऑर्डर की टर्म्स भी बनेंगी, क्योंकि 3 ब्रैकेट्स मल्टीप्लाइड हैं, और सेकंड ऑर्डर की भी बनेंगी, क्योंकि ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो एक ही ऑर्डर का बनेगा। तो सभी 3 ऑर्डर की बनेंगी क्या? चलो जो भी है खोल के देख लो, अगर डाउट आ रहा है इस पर तो, कि बराबर तो नहीं आएगा, कुछ इक्वल टू या ग्रेटर देन आएगा, ठीक है। तो अब अगर इक्वल टू ग्रेटर देन ऐसा दिया हुआ है, उसको खोलने के बाद सेटिस्फाई होने के बाद कि नहीं बराबर हो रहा है, तो इक्वल टू और खोलने के बाद देखना प्रोडक्ट में दी हुई है ये चीज़ें एक्स वाई जेड, बट इधर पे सम के फॉर्म में दी हुई है, 3 की चीज़ें प्रोडक्ट में मल्टीप्लाइड है। तो ए पी ए एम जी एम वाली इनइक्वेशन याद आ रही है कि ए एम जी एम में एक तरफ प्लस होता था, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन एक्स वाई का अंडर रूट। तो एक तरफ सम वाली चीज़ होती थी और एक तरफ प्रोडक्ट वाली। तो सम से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए अपन यहाँ पे ए एम जी एम वाली इनइक्वलिटी लगा सकते हैं। ए एम का मैग्नीट्यूड इज ग्रेटर देन जी एम का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड की ज़रूरत नहीं है अब इस क्वेश्चन में, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स दिए हुए हैं, तो धड़ल्ले से हम लगा सकते हैं। तो देखना यहाँ पर हम इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, 3 आइडेंटिटीज़ लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे x प्लस वाई है, तो दिस कैन बी रिटर्न एज x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स वाई। एक इनइक्वलिटी ये बन गई। दूसरी इनइक्वलिटी इसके टर्म्स में बनाते हैं, वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स वाई। और एक इनइक्वलिटी इसके हिसाब से बनाते हैं, जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू जेड एक्स का रूट। तो देखना अगर इसको लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन जाएगा, और राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई कर दें तो इधर वाली चीज़ें बन जाएंगी प्रोडक्ट में। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दें, तो मल्टीप्लाई किया तो कौन सा वाला? यस, तो x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई प्लस जेड डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाय जेड प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। तो देखो x इन सब का मल्टीप्लिकेशन होगा, राइट हैंड साइड वाला होगा, तो x के 2 बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर, y का भी स्क्वायर बन जाएगा, z का भी स्क्वायर बन जाएगा, और फिर सबका अंडर रूट भी आएगा, तो स्क्वायर हट भी जाएगा। तो इट विल बी लाइक एक्स वाई जेड।
और यहाँ से ये 2 2 2 मल्टीप्लाई होके 8 बन जाएंगे और यहाँ आ जाएगा। तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 8yz, तो ये वाला हो गया। इक्वल टू भी हो सकता है ए या बी, 2 आंसर होगा इसके, मल्टीपल करेक्ट। इसमें अगर ऐसे लिख के दे देता कि एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब ये इक्वालिटी कब होल्ड कर सकती है, जब एक्स वाई जेड बराबर हो। लेकिन अगर ऐसे लिख के दे देता कि डिस्टिंक्ट इंटीजर्स, तब फिर एक ही आंसर होता, ग्रेटर। डिस्टिंक्ट में तो ये बड़ा ही होता है। इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब ये बराबर हो। ए एम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में इक्वालिटी जब बराबर करती है, जब बराबर हो नंबर्स। हाँ नहीं बताया था। अगर ऐसे क्वेश्चन ऐसे लिखा था कि पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, तीनों की वैल्यू अलग अलग है, फिर अपन एक ही आंसर चूज करते हैं। लिखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, in a GP of positive terms, if any term is equal to the sum of next two terms, if any term is equal to the sum of next two terms, any term is equals to the sum of the next two terms, the sum of the next two terms, then the common ratio of the GP is, then the common ratio of the GP is, कॉमन रेशो फाइंड करना है। क्या दिया हुआ है, जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, पॉजिटिव टर्म्स है सारे जीपी में। इफ एनी टर्म इज इक्वल्स टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, जीपी है तो ऐसे लिखेंगे ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। तो कोई भी टर्म इज़ इक्वल टू द सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स, कोई भी, मतलब मान लो ये वाली है ना, पहली मानो इजी के लिए, तो ये वाली इज इक्वल टू सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म्स। तो हमें बताना है कि व्हाट इज़ द कॉमन रेशियो, आर बताना है। तो बस शुरू हो गए। ए इज इक्वल टू इन दोनों का सम, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाइड बाई आर प्लस आर स्क्वायर। तो ए से ए कट गया, तो आर स्क्वायर प्लस आर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसका आंसर लिख देंगे श्रीधर आचार्य लगा के। क्वाड्रेटिक फार्मूला आर इज इक्वल्स टू माइनस बी, क्या कोई भी ले सकते हैं, देखो यही आएगा। तो मान लो ये ले ली, मान लो सपोज, तो यहाँ पे क्या होगा, हमें क्या निकालना है, आर की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या होगा, ए आर, मतलब ये वाली ले ली मान लो सपोज, कोई भी ले लें, तुम बताओ कौन सी ले, ये वाली। तो ए आर को ले लिया, तो इन दोनों के सम के रहा, तो ये क्या हो गया, ए आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब ऐसे। तो ए से तो कट ही रहा है, वो तो उसमें भी कट रहा है, यहाँ तो एक आर इनसे भी कट जाएगा, तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा। तो अल्टीमेटली इक्वेशन वही बननी है आर की।
तो आर इज इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर इज़ वॉट 1 स्क्वायर माइनस 4ac 4 is 4, a is -1, c is c is -1 and a is 1 डिवाइडेड बाय 2a और 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा -1 प्लस माइनस √5/2। तो माइनस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कॉमन रेशो पॉजिटिव होना चाहिए, तभी पॉजिटिव इंटीजर्स की पॉजिटिव नंबर्स की जीपी बनेगी। तो माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे। इट इज़ व्हाट? इट इज़ √5 - 1/2। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सीरीज़ दी हुई है 3, 7, 11 एंड सो ऑन, और दूसरी सीरीज़ दी हुई है दिस इज सीरीज़ 1, दूसरी सीरीज़ दी हुई है 1, 6, 11 एंड सो ऑन। तो बताना है 10th कॉमन टर्म बिटवीन दिस, 10th कॉमन टर्म। टेंथ कॉमन टर्म कौन सी होगी? ऑप्शन बी है 191, ऑप्शन बी 193, ऑप्शन सी 211, ऑप्शन डी 555। तो पहली कॉमन टर्म तो दिख रही है इसमें, पहली कॉमन टर्म पूछी हुई तो 11 बोल देते हैं, लेकिन 10वीं कॉमन टर्म तो कॉमन आएगी भी क्या? तो देखो इनमें ये क्या है, 4 का डिफरेंस है, 4 की एपी है ये, इनमें 5 का डिफरेंस है। तो 4 और 5 का डिफरेंस है, 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 20। पहले दिमाग लगाओ अपना, एलसीएम क्यों बोला मैंने? एलसीएम इसलिए बोला, इसको ऐसे समझो कि मान लो कोई बच्चा एक कदम चल रहा है, एक कदम चल रहा है वो, लेकिन कोई दूसरा बच्चा है वो 2 कदम चल रहा है। दो कदम चल रहा है वो, तो इसका जो पहला कदम है वो इसके दूसरे कदम से मैच कर गया, फिर इसका जो दूसरा कदम है उसके चौथे कदम से मैच कर गया। तो अपन कैसे बोले कि क्या हो रहा है यहाँ पे? मतलब बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? ये एलसीएम ही तो हो रहा है 1 और 2 का 2। तो यहाँ पे कितने जंप मार रहा है ये कदम चल रहा है 4 कदम, लेकिन ये चल रहा है 5 कदम। तो इसकी कौन सी टर्म मैच खाएगी? पहले तीसरी तो खा गई, अब ये सेम लेवल पे यहाँ पे शुरुआत इनने यहाँ से करी है, अब ये 4 कदम चल रहा है और ये 5 कदम चल रहा है, शुरुआत यहाँ से करी है। तो अगली कॉमन टर्म कब आएगी उनकी? इनके एलसीएम वाले पे, 4 और 5 का एलसीएम। तो दैट इज़ यहाँ से 20th टर्म, यहाँ से। तो इस एपी की कौन सी टर्म? इस एपी की 20, दिस इज़ लाइक 0, यहाँ से हम 0, 23rd टर्म, ठीक है।
यहाँ से शुरू कर रहे हैं तो 20, 0 ये 1 2 3, तो 20 में जोड़ के 3, क्योंकि इसका पहला कदम यहाँ पर ये वाली टर्म होगी, वो पहला कदम कहलाएगा, तो ये 0th कदम यहाँ से शुरू हुआ है, तो टोटल कौन सी टर्म होगी इसकी? 23rd टर्म, और इसकी भी 23rd टर्म। तो पहली टर्म मैच तो इनकी यहाँ खा गई थी 11 पे, अगली टर्म इनकी मैच कब खाएगी? 23rd पे। तो पहली खा गई थी 3 पे पहला मैच, दूसरा मैच खा गया 23rd पे दूसरा मैच, तीसरा मैच कब खाएगा? 23 + 20, तो 23 + 20 विल बी 43, ठीक है। दिस इज तीसरा मैच। हमें कौन सा मैच चाहिए? हमें 10वां मैच चाहिए। तो 10वें के लिए देखा ये सबसे पहले तो नंबर ऑफ टर्म्स का वो फॉर्मूला निकाल लेते हैं कि कौन से नंबर की टर्म्स हमें फाइंड करनी है। तो ये खुद एक AP बना रहा है, 3, 23, 43 एंड सो ऑन। तो इसकी 10th टर्म चाहते हैं हम, तो A टाइम्स व्हाट? A + n-1 यानी कि 9 × D, D इज़ 20, तो दिस इज़ 20, 180 और 186। तो 186 तो ऐसा ऑप्शन में नहीं है। तो 183 होगा, हाँ 183 होगा, ये 183 भी नहीं, 183 तो नहीं है कहीं। LCM is common difference in next common term, the 10th common term. First common term is 11, first common term तो 11 है, सही बात है। The next common term will be 20th, next common term 20th, 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 अच्छा 1 मिनट देखना यहाँ पे क्या करा हमने, ये A इसका यहाँ से शुरू होगा, क्योंकि हमने यहाँ से शुरू किया है इस 20th की AP निकालने के लिए। ये समझ में आ रहा है क्या? मतलब ये गलती, देखो इसको अच्छे से एक्सप्लेन, अपन ने क्या माना था कि हमने यहाँ से AP शुरू कर दी और हम इसका 20th टर्म निकालना चाहते हैं। तो 20th टर्म निकालने के लिए हमने A क्या रखना पड़ेगा? यहाँ पे A यहाँ पे 11 रखना पड़ेगा, तो यहाँ 11 लिखना पड़ेगा। इसको दिमाग लगा के सोचना क्या, हाँ 555 नहीं, 191। तो ये हो जाएगा A आंसर। 11 क्यों रखा, इस पर थोड़ा दिमाग लगाओ। 11 इसलिए रखा क्योंकि हम जो 20th टर्म इसमें अगली मैपिंग वाली निकालना चाहते हैं वो AP यहाँ से शुरू हो रही है, इस वजह से। मतलब कहने का मतलब कि 11 क्यों रखा, इस पर फोकस जोर लगाना एक बार। ये आज के क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको एक बार खुद से भी करना। क्या क्या? नहीं 31st हो जाएगी। इसको सोचना, इसको आराम से सोचना, वो कोई दिक्कत नहीं। ये हैवी है थोड़ा क्वेश्चन। सीरीज ही चेंज हो जाएगी। डी तो वही रहेगा क्योंकि अगले वाली टर्म तो वही सब रहेगी, बस शुरुआत यहाँ से हो गई। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं अपन।
इफ़ द GP ऑफ इवन नंबर्स, लिखो, इफ़ द GP ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स in a GP of even number of terms, the sum of all terms in a GP of even number of terms, sum of all terms, sum of all terms is 5 times, is 5 times the sum of odd terms, the sum of odd terms. The common ratio of the GP is the common ratio of the GPs. Option is -4/5, B 1/5, C 4 या D 1/4. तो GP ऑफ इवन नंबर ऑफ टर्म्स, सम ऑफ ऑल टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ ऑड टर्म्स. तो मान लो कोई GP है अपने पास AR स्क्वायर एंड सो ऑन, लेकिन टर्म्स कितने हैं इसमें? टर्म्स इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं. तो सम ऑफ ऑड टर्म्स का मल्टीप्लाई करेंगे 5 बार तो सम ऑफ ऑल टर्म्स आएगा, है ना. तो देखना इसमें अगर अपन ऑड टर्म्स की GP बना दें, ये इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट होने के बाद अगर हम यहाँ पे ऐसे इवन वालों ऑड वालों की GP बना दें, मतलब पहला A फिर AR स्क्वायर, तो अगला क्या आएगा AR⁴ एंड सो ऑन. तो वहाँ पे इसका पहला टर्म तो A ही होगा और कॉमन रेशो क्या हो जाएगा? R², क्योंकि A के बाद हम R² पे कूद रहे हैं. तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ पे लगेगा टोटल, अगर लेट से हमारे पास 2n टर्म्स हैं तो ऑड भी उतने होंगे और इवन भी उतने होंगे, कोई दिक्कत ही नहीं. दिक्कत तो तब आती है जब ऑड होती है संख्या. तो कुल मिला के इनकी संख्या कितनी होगी? इनकी संख्या n ही होगी. ऑड वालों की संख्या विल बी n. ये समझ में आया? इसमें कुछ नहीं समझने के लिए, तो बस उठा के रखो फॉर्मूला. क्या होता है GP का फॉर्मूला? A इंटू r⁻n−1 डिवाइडेड बाय r−1 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर A इंटू r² डिवाइडेड बाय r−1. लास्ट टर्म की संख्या 2 हो जाएगी. देयर आर लाइक 2n संख्या. वो क्या होगी? वो होगी A इंटू r⁻². पहली टर्म r⁻0 है तो ये हो जाएगी 2n-, ये संख्या हो जाएगी. क्या? हाँ, ये यहाँ पे केवल n आएगा, ऑड में स्क्वायर आएगा और यहाँ पे 2n आएगा. ये कहना चाहते हो. तो यहाँ पे r² भी लिखना हो, यहाँ पे r² भी आएगा क्योंकि ये वो है ना ऑड वालों की है. तो देखना ये वाली चीज़ को देखो अब गौर से देखना. तो ये r⁻²n है ये, और ये r ये भी वही है. देखो r² की पावर n चढ़ा दो चाहे r की पावर 2n चढ़ा दो, सेम ही आना है. तो ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ तो सेम है, काटो इन्हें. A से A भी सेम है, इन्हें भी काटो. और यहाँ पे r² -1 है लेकिन यहाँ पे r−1 है, तो दिस कैन बी रिटन एज r+1 r−1. तो यहाँ पे क्या बचेगा इसको काटने से? r+1. तो अब उठा के बस रख दो इसे, r+1
इज इक्वल टू 5, तो आर की वैल्यू हो गई 4। या एक और कौन सा ना इसमें क्या, हाँ तो देखो जीपी इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये समझ में आ गया अपन को, नंबर ऑफ टर्म्स इवन है। इवन संख्या मतलब 4, 8 ये सब इवन संख्याएं होती हैं। तो इवन संख्याएं तो मतलब ऑड वाली कितनी होंगी, ऑड वाली होंगी उसकी आधी एग्जैक्टली। तो 2n मान लिया हमने कि टोटल इवन संख्याएं हैं, तो ऑड कितनी होंगी, n हो जाएंगी। अब उसमें दिया हुआ है कि हमें बताना है कि सिचुएशन ऐसी है कि 5 टाइम्स सम ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल्स टू ऑल, क्या क्या, हाँ नहीं नहीं देखो तुम n की वैल्यू सोचो, मान लो 50 सोचो, तो n की वैल्यू 50 सोचो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 50 तक होंगी। अब ये बताओ ऑड संख्याएं कितनी होंगी उसमें, 50 अगर इवन टोटल संख्या है तो ऑड कितनी होंगी उसमें। चलो 4 है मान लो, 50 में सोचो 4 सोचो, 4 में कितनी ऑड है और कितनी इवन है, 2 ऑड और 2 इवन। तो 2n है तो कितनी ऑड और कितनी इवन होंगी, n ऑड होंगी और n इवन होंगी। ज़्यादा वो सब दिमाग में लगाओ, जो तुम सोच रहे हो ना ये क्रॉस कनेक्शन 2n+1 तो तरीका है ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करने का। लेकिन अगर मैंने कह ही दिया कि 2n ही इवन है, मैंने मान ही लिया पहले से ही, अब उसमें संख्या कितनी होंगी, उनमें संख्या होंगी n ऑड और n इवन। ये तो रिप्रेजेंटेशन है। अगर हमने इसको 2n क्यों माना, हमने इसको 2n इसलिए माना क्योंकि 2n+1 मानते तो ऑड संख्या हो जाती फिर, तो रिप्रेजेंटेशन है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन दी, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए। सम ऑफ ऑड नंबर में बस क्या ध्यान रखना है कि जीपी उछल के अगले अगले पे पहुंच रही है, तो कॉमन रेशो ऑड वाली जीपी का r² हो जाएगा। पहली टर्म तो सेम ही है, उठा के वैल्यू रख दी, फॉर्मूला लगा दिया सम टू द ऑड टर्म्स वाला। n अलग है उसमें, ये यहाँ पे n इसका अलग है, इसका 2n है क्योंकि वहाँ पे सभी संख्या हैं। सॉल्व किया, वैल्यू आ गई r की 4। एक और करते हैं। (3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x). x belongs to r। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी, वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग। इनकी मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो देखते ही दिमाग में क्या चमक रहा है, ये दो चीज़ों का सम है। तो सम और प्रोडक्ट जहाँ भी चमके वहाँ पे हमें क्या, यही पकड़ रहा होगा अब तुम्हारा दिमाग, अगर सही डायरेक्शन में जा रहे हो तो। AM ग्रेटर देन GM, X रियल है तो ये पॉजिटिव ही होने, तो इनकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या, 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x divided by 2 is greater than equals to under root of their product। तो अंडर रूट ऑफ 3 to the power x मल्टीप्लाइड बाई 3 to the power 1 minus x। तो यहाँ पे सेम ही की चीज़ की पावर चढ़ी हुई है, तो प्लस हो तो x में से x कट जाएगा तो 1 बचेगा, √3 बचेगा यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ 3 plus 3 to the power x plus 3 to the power 1 minus x इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 √3।
तो बस ये हो गया आंसर। मिनिमम वैल्यू निकालनी है 2√3, और इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती, यही हो सकती है, तो ये 2√3 आंसर होगा। ये 3⁻x है यहाँ पे, तो इसको ऐसे लिखा हमने 3⁻x मल्टीप्लाइड बाय 3⁻1 - x। तो अब ये सेम ही चीज़ की पावर चढ़ी हुई है, तो दिस कैन बी रिटन एज 3 पावर सेंड हो जाएंगे, तो x + 1 - x, तो x से x कट गया, पावर बस 1 बची, तो 3 बच गया वहाँ पे, है ना, √3 आ गया फिर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा चैप्टर शुरू करें मैथ्स में? बुक है क्या? बुक कंटेंट देखो एक बार। रिलेशंस एंड फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ते हैं आप, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री लिमिट्स भी नहीं पढ़ा है ना हमने, लिमिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। 3D तो बहुत ही ईजी है, 3D तो मैं तुम्हें एक दिन में सिखा दूंगा, किसी दिन तुम्हारा एग्ज़ाम होगा ना 3D में। ट्रिग्नोमेट्री करनी है, ट्रिग्नोमेट्री में रखना, इन्वर्स 12th में करना, 12th में इन्वर्स नहीं है, तो थोड़ा बहुत जो ज़रूरत पड़ेगी इन्वर्स की वो मैं बता दूंगा, इन्वर्स की ज़रूरत नहीं है। तुम इन्वर्स देख रहे थे क्या अभी? तुम इन्वर्स देख रहे हो, इन्वर्स मत देखो, इन्वर्स मत पढ़ो, उसमें फंक्शन का यूज़ आएगा, पहले फंक्शन पढ़ना पड़ेगा, एक बार में समझ में जाएगा फिर इन्वर्स। तो नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री शुरू करेंगे।